हेलो दोस्तों, डांस जिप मोशन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 4 की सेकंड क्लास करेंगे। जो क्लास 1 थी उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट अपना कवर कर लिया था, प्रोजेक्ट अरेंजमेंट। बचे जो 3 पॉइंट मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूं उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है जो टाइमलाइन अरेंजमेंट, उसके बारे में देखते हैं। मैंने कॉम्प रेडी कर रखी है, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास कुछ पॉइंट्स। जब भी हम इस टाइमलाइन पर अपना काम करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें होती छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत हमारे काम आने वाली होती हैं, जिनसे हमारा वर्क फ्लो अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन रहता है और हमारी स्पीड भी बनती है। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सबसे पहला है वो कॉम्प साइज़ है। तो जब भी आप कंट्रोल N करेंगे तो आपकी नई कंपोजिशन ओपन होती है। आपको यहाँ पर इसका नाम देना है और ये ध्यान रखना कि आपको ये 10 सेकंड लेनी है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप लर्निंग स्टेज पर हो। आपको 10 सेकंड इनफ होंगे। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंसड हैं तो आप 20 सेकंड ले सकते हैं, 30 सेकंड ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि वो कंपोजिशन जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो बफर में उतना ही टाइम लेता रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा 10 सेकंड रखें स्टार्टिंग में। तो इसको हम कैंसिल करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मार्कर्स हमारे काफ़ी काम आते हैं। हमें किसी भी लेयर पर मार्क लगाना है या फिर किसी कंपोजिशन की टाइमलाइन पर मार्क लगाना, हमारे पास अलग अलग आते हैं। अगर मैं यहाँ 2 सेकंड पे रुकता हूँ, इसका शॉर्टकट होगा आपके नम पैड पे जो स्टार बटन होगा उससे होगा। अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक मेरे पास मार्कर लग जाता है। और अगर हमें इसको डिलीट करना है, अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक सीजर बन जाती है। आप जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए, ये डिलीट हो जाता है यहाँ से। और इसको लेने का एक पॉइंट यहाँ पर भी है। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और ड्रैग करके ले आए आपको जहाँ पर रखना है, और आप इसको ड्रैग करके जस्ट वापस वहीं पे छोड़ भी सकते हैं। ये अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाता है। और हम मार्कर किसी लेयर पर भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इस पर स्टार बटन प्रेस करता हूँ तो ये मार्कर इस लेयर के ऊपर लग जाएगा, इस कंपोजिशन पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। मार्कर हमारे काम आता है, हम किसी भी चीज़ को मार्क कर सकते हैं। जैसे वॉइस ओवर में पोज डालना है या कहीं पर कैमरा फ्लो ठीक करना है, कोई एनिमेशन यहाँ से शुरू होना है या फिर वहाँ पर ख़त्म होना है, तो हमारे मार्कर वहाँ पर काम आते हैं। तो चलिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगी देखने के लिए, तो हम एक एक करके सारी ऑन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है जहाँ पर मेरा मार्कर लगा हुआ है। उसके बाद मेरे पास आती है ड्यूरेशंस। ये इसलिए काम आता है कि मुझे किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक अपना मार्कर रखना है। वैसे तो मैं उसको मैन्युअली भी यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप उसको यहाँ पे भी टाइमिंग दे सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 फिल कर देता हूँ तो ये इसको प्लस कर देता है। तो ये क्या करेगा, तो ये 2 सेकंड से स्टार्ट करेगा और 2 में 4 प्लस करके 6 तक यहाँ पर आके इसका मार्कर ऑन करेगा। तो यहाँ पर हमें कमेंट मिलता है। यहाँ पे ये जो छोटा सा एक पॉइंट आ रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देता है। जस्ट मैं यहाँ पर मोशन टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर हमें कलर लेबल मिलता है। आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, मैं येलो पिक करता हूँ। और ये मिलता है हमें प्रोटेक्टेड रीजन। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये जो 4 सेकंड के हमने एक मार्कर बनाए हैं, तो ये यहाँ पर एक लाइट येलो कलर का शेड बना देता है, ताकि हमें अलग से ही पता चल जाए उसके बारे में कि ये मार्कर यहाँ तक लगे हुए हैं। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और हिट ओके करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर मोशन लिखा आ गया और यहाँ पर हमारा 6 सेकंड तक का मार्कर लग गया और ये हमें येलो कलर मिल गया। आप इसको मैनुअली भी ड्रैग एंड ड्रैग आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे इस काम आता है। मान लीजिए आपने कलर फाइनलाइज कर रखा है कि येलो कलर होगा जो वो वीडियो में पॉजेज ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए होगा। तो आपकी अगर 2 मिनट की फिल्म है तो आपको ये मार्कर लगाने हैं। तो जब भी आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको पता होगा कि येलो मार्कर यहाँ पर है, यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर में एडिट्स करने हैं। अगर आपने ब्लू कलर पिक कर रखा है तो आप उसको इस चीज़ के लिए पिक कर सकते हैं कि जहाँ आपको SFX में एडिट्स करने हैं। आपने एक ग्रीन कलर फिक्स किया हुआ तो उसको आप अपने कैरेक्टर एनिमेशन के लिए रख सकते हैं। ये इजी फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए या क्विकली उस जगह पे पहुंचना है और एडिट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इन आउट बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। अगर आपके पास 10 सेकंड का आपने कंपोजिशन ले रखा है और आपने एनिमेशन जस्ट 2 सेकंड तक किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे या तो इसको ड्रैग कीजिए या फिर आप जस्ट N प्रेस कीजिए। तो आप इस 2 सेकंड को ही प्ले करें जो भी आपने एनिमेशन किया होगा। बाकी के जो 8 सेकंड है उसमें आपने एनिमेशन नहीं किया, लेकिन अगर आप इसको प्ले करेंगे तो 2 सेकंड का आपका एनिमेशन था, 8 सेकंड फालतू के आपको वेट करने पड़ेंगे। और जितना एक्स्ट्रा ये प्ले करेगा, जितना एक्स्ट्रा ये बफर करेगा, उतने ज़्यादा ये कैशे बनाता रहता है और आपका आफ्टर इफेक्ट स्लो होता रहता है। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा क्वार्टर। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। फुल पे हमें फुल क्वालिटी मिलेगी, क्वार्टर पे हमें सबसे ज़्यादा कम क्वालिटी मिलती है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप हमेशा इसको क्वार्टर पे रख के एनिमेशन कीजिए और फुल पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी चीज़ फाइनलाइज कर दी है एक बार, उसके बाद एक बार आप इसको फुल करके देखें। आपकी जो भी एनिमेशन होगी आपको वो क्रिस्प दिख जाएगी। अभी अगर आप सीख रहे हैं, आपके पास छोटे छोटे एनिमेशन बन रहे हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रोजेक्ट 3D बनता है, जब कोई प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी बनता है, तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
हमेशा आप इसको क्वार्टर पे रखें। उसके बाद आता है अडेप्टिव रेजोल्यूशन ऑफ। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कई बार डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है सबका, आप इसको ऑफ करके फाइनल क्वालिटी पर ऑन रखें। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। मैं एक वीडियो लेके आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अपनी एक स्टोरी लेके आया हूँ। यहाँ पर अगर मैं इस ऑप्शन को अभी ऑन रखता हूँ तो अगर अपने इंडिकेटर से मैं इसको आगे या पीछे करूँगा तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये देखिए अभी कितना ज़्यादा ये पिक्सेलेट कर देता है चीज़ों को। आप चेक कर सकते हैं, मैं किसी भी फ्रेम पर अगर मैं जाऊँगा, मैं जब तक इस इंडिकेटर को छोड़ूंगा नहीं, ये तब तक उसको क्रिस्प नहीं करेगा, तब तक उसको पिक्सेलेट रखेगा। आप इसको ऑफ करके आप फाइनल क्वालिटी पे ऑन रखें। इसका रीज़न ये है, वो बहुत ज़्यादा कैशे बनाता है, बार बार आपको जाके उसके कैशे डिलीट करने पड़ेंगे और आपका सिस्टम स्लो होता जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो इस पोर्शन में हमारे पास यही वाले पॉइंट थे, आपको इनका ध्यान रखना। आप एक बार इनको ट्राई कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, लेयर अरेंजमेंट। यहाँ पर भी मेरे पास 5 पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जो भी लेयर ले रहे हैं आपको उसकी नेमिंग का ध्यान रखना है कि उसकी नेमिंग क्या होती है। कई बार हमारे पास लेयर 4-5 होती है तब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब लेयर्स बढ़ जाती हैं 30, 40, 50 हो जाती हैं तब जाके लेयर की नेमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि नेम से लेयर जल्दी हम पकड़ पाते हैं कि ये लेयर का मैंने ये नेम रखा था। एंड सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हमें सर्च का ऑप्शन भी मिलता है, आप लेयर का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो सर्च में ऑप्शन में हमें मिल जाती है। उसके बाद आती है कलरिंग। लेयर कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप लेयर की कलरिंग हमेशा रखें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको किसी भी चीज़ों को याद रखने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये 5 टेक्स्ट लिखे हैं और अगर मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ तो अब इनका कलर यहाँ पे डिफरेंट हो गया। अब मुझे देखते ही आइडिया है कि ये जो 5 लेयर हैं वो ये हैं, तो आप उनके कलर कोड अलग अलग करके रखें ताकि आपकी आंखों को भी याद रहे कि ये वाला जो कलर मैंने इसको दिया था लेयर्स को, ये वाली लेयर्स हो सकती हैं। उसके बाद आता है लेयर का साइज़। जहाँ तक लेयर का हमारा काम है लेयर को बस वहीं तक रखें, उसके बाद लेयर को रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कट कर सकते हैं। आप कट करने के लिए आप जस्ट यहाँ इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे अभी इसका काम सिर्फ 2 सेकंड तक का था, ये आई और चलेगी, तो 2 सेकंड बाद आप इसको कट मार दीजिए। फालतू में पूरी लेयर को स्ट्रेच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी चीज़ों को कम कर देते हैं, अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इनको कम कर देता हूँ तो अभी मुझे इन चीज़ों का भी आइडिया रहता है कि ये जो 2 लेयर थी इनका एनिमेशन 2 सेकंड का है, अगले वाली का 4 सेकंड का है, और ऐसे आगे आगे चलती जाती हैं ये लेयर्स। तो जितनी लेयर्स हैं हमें उतनी ही रखनी है, उससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद आता है हमारे पास लेयर की लोकेशन। लोकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार मैंने नोटिस किया है जैसे कि ये जो सर्कल है वाइट वाला और उसके साथ मैंने ये एक टेक्स्ट रखा है, तो इस टेक्स्ट को इस सर्कल के बिल्कुल पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है, ये मेरा सर्कल होगा और ये जस्ट लेयर उसके आसपास होगी। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पास 50 लेयर हैं, ये जो आपका सर्कल है वो 45 पर पड़ा है और ये जो मेरी टेक्स्ट की लेयर है ये 5 नंबर पर पड़ी हो। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जो भी चीज़ आपने जिस चीज़ के आसपास रखी है उसको उसी के पास रखें, ताकि हमें पिक करने में भी ईजी रहे और हमें आइडिया होना चाहिए। जब आप एक बार सीख जाएंगे इन चीज़ों को तब आपको आइडिया होगा कि ये जो लेयर है ये ऑब्वियस इस सर्कल के पास होगी, ये जो सर्कल है ये पक्का इस ग्रे लेयर के पास पड़ा होगा और ये जो ग्रे लेयर है ये पक्का इस वाइट लेयर के पास पड़ी होगी। उसके बाद आता है हमारे पास लेयर ग्रुप सेट। इसमें क्या आता है, जैसे अभी मैंने ये जो 5 टेक्स्ट थे, अगर ये मेरे डन हो गए, एनिमेशन मैं इनका डन कर चुका हूँ, तो मुझे जस्ट क्या करना है, मैं इनकी कलर कोडिंग 1 कर दूंगा। उसके बाद अगर कोई और आ रहे हैं तो उनकी कलर कोडिंग 1 कर दूंगा, ताकि ये एक ग्रुप की तरह काम करें। अगर 50 लेयर्स होगी तो हम 5-5 के भी हमने ग्रुप बना दिए, तो 10 ग्रुप बनेंगे, तो हमें आइडिया होगा कि ये वाला जो फर्स्ट स्टेप था एनिमेशन का वो ग्रुप फर्स्ट होगा, उसके बाद आगे आगे हम चलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्रीकॉम फंडामेंटल पर। सबसे पहले आता है ड्यूरेशन। आपको जब भी कोई नई कंपोजिशन लेनी है आप 10 सेकंड की लेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हमारे पास कैसे काम करता है, अगर मैंने इस तरफ वाले सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और अगर मैं इनको प्रीकॉम बना देता हूँ, अभी ये जो मेरी प्री कॉम्प है ये पूरी फिट टू स्क्रीन है, जबकि मेरे टेक्स्ट सिर्फ इतनी ही जगह पर थे। ये मैंने एक बार पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, मैं एक बार फिर कर देता हूँ। मुझे जस्ट इसके अंदर जाना है, यहाँ पर मुझे सिर्फ ये इतनी सी ही साइज़ में चाहिए, क्योंकि जो ये फालतू का 70-75% एरिया वो मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं इसको लूँगा, इसको क्लिक करते हैं तो ये सारे टेक्स्ट यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से मैं रिवर्स कर, तो यहाँ पर मुझे एक बार इस कंपोजिशन को एडजस्ट कर, तो अभी मेरी कंपोजिशन सिर्फ इतनी ही है। और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, आपका जितना सा एलिमेंट है उसका कंपोजिशन का साइज़ उतना ही होना चाहिए। उसके बाद कंपोजिशन की नेमिंग एंड कलरिंग सेम एज प्रीवियस। तो उसके बाद आता है हमारे पास क्लोनिंग।
क्लोनिंग और डुप्लीकेट एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका हमें यहाँ पर बेनिफिट मिलता है जिसपे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है, जो आपकी स्पीड बढ़ा देगा, जो आपका टाइम वेस्ट होने वाला था वो उसको भी बचा देगा। बस उसको एक बार समझने की ज़रूरत है। बताता हूँ मैं कैसे होगा वो। यहाँ पर मैंने एक कंपोजिशन बनाई है, इसको ओपन करते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक स्टेयर सेट बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डुप्लीकेट करने का हमें फ़ायदा क्या होता है और वो कैसे काम करता है। एक बार मैं इंटरनेट पे चलता हूँ तो पिंटरेस्ट के ऊपर आप जस्ट इन्फोग्राफिक डिज़ाइन सर्च करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये जो एनिमेशन बना हुआ है, इसको बनाने के लिए मुझे सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला है, सिर्फ मुझे इसको एनिमेट करना है, बाकी मुझे इसके डुप्लीकेट करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि मुझे एक एक करके सबको एनिमेट करना है। जैसे हम एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, हमारी आई कैच कर लेती है कि कौन सी जगह पे हम डुप्लीकेट वाला जो ट्रिक है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज अ स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे इस चीज़ को सीखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। आपको कोई भी इलस्ट्रेशन मिलता है कंपनी की तरफ से काम करने के लिए या क्लाइंट की तरफ से, या फिर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको जस्ट चेक करना है कि कहाँ पर क्लोनर बने हुए हैं। जैसे ये बिल्कुल डुप्लीकेट बने हुए हैं सारे, आपको किसी एक को एनिमेट करना है, बाकी सबको सेट करना है और सारे एनिमेट हो जाएंगे। यहाँ पर भी सेम हो रखा है, आपको किसी एक को एनिमेट करना है, बाकी सबको उसके साथ सेट करना है डुप्लीकेट करके। आप इसको भी अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को एनिमेट करना है, बाकी सारे उसके डुप्लीकेट हैं। यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर जैसे ये बने हुए हैं, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, मुझे सिर्फ किसी एक को एनिमेट करना है, बाकी सारे मुझे को डुप्लीकेट करके उसकी अरेंजमेंट करने और कलर चेंज करने होंगे। और जब मेरा सीनियर या फिर क्लाइंट मेरे को कोई भी चेंजेस बोलता है तो मैं किसी एक में चेंजेस करूँगा, बाकी सब में चेंजेस अपने आप हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये मॉडल भी एक इन्फोग्राफिक से ही लिया गया। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। इसके अंदर चलते हैं। जो सेट 1 बनाया है, यहाँ पर मेरे पास 4 लेयर हैं। मैं इनको ऑफ करता हूँ। जो नंबर 1 है मैं इसको ऑन करता हूँ, ये मेरा बेस है। नंबर जो 2 है ये इसकी साइड वॉल होगी। नंबर 3 पर इसकी अप वॉल है। नंबर 4 पर इसकी साइड वॉल है। मेरा जितना सा ये आर्ट था, मैंने कंपोजिशन का साइज उतना ही रखा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एक प्री कॉम्प बना देना है। इसका नाम मैं रख सकता हूँ आर्ट। ओके कर देते हैं इसको। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक कंपोजिशन बन जाएगी आर्ट के नाम की। इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। इस टेक्स्ट में मैं छोटा सा 3D अप्लाई कर देता हूँ। आप इस 3D बटन को ऑन कीजिए। हम R प्रेस करेंगे, इसकी रोटेशन ओपन हो जाती है। मुझे इसको डाउन करना है तो 60 और इसको थोड़ा सा रोटेट करना है -45। इसको मैं सेट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, मैंने इसको प्री कॉम्प कर दिया है। यहाँ जो मेरा आर्ट था ये पूरा, उसके ऊपर हमने टेक्स्ट रख दिया जो 3D में है। अब अगर मैं इसको यहाँ से बाहर जाके चेक करूँगा तो यहाँ सबके ऊपर 1-1 आ जाएगा। वो इसलिए 1-1 आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पर सबके डुप्लीकेट कर रखे हैं। अगर मैं इनको एक एक करके ऑफ करूँ तो जस्ट उसकी लोकेशन के हिसाब से मैंने उनको पेस्ट कर दिया। अब एक चीज़ ये है, अगर आप यहाँ डुप्लीकेट करते हैं तो वो जस्ट इस कंपोजिशन का ही डुप्लीकेट बना देता है, और अगर आप इसके अंदर जाके कुछ भी चेंजेस करेंगे तो सब में चेंजेस हो जाएगा। जैसे कि मैंने अंदर एक के अंदर जाके 1 लिखा तो सब में 1 लिखा गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करूँगा तो यहाँ पर मेरे को ये एक सेट अलग से बना के दे देगा। यहाँ पर अगर मैं डुप्लीकेट करूँगा तो उसके अंदर जाके जो भी चेंजेस करूँगा तो वो यहाँ पर अलग अलग चेंज करेगा। करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सेट 1 है, मैं यहाँ पे कंट्रोल D करता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर उठा लेता है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे 2 लिखते हैं और हम बाहर आएंगे। यहाँ पर जो नंबर 2 है, मुझे इस नंबर 2 को इस लेयर के साथ रिप्लेस करना है, क्योंकि ये मेरे सेकंड नंबर वाली कंपोजिशन होनी चाहिए। सेकंड मैं बना चुका हूँ, मुझे उसको रिप्लेस करना है। उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं अल्ट प्रेस करूँ और इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर ड्रॉप करूँगा ये सेट 1 से सेट 2 हो जाएगी और वहाँ पर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। देखिए ये सेट 2 होगी और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट 2 आ गया। एंड एक ऑप्शन और है, अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको सिलेक्ट करना है हमें, जिस लेयर को रिप्लेस करना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए ये चेंज हो गई है, यहाँ पर ये भी चेंज हो गया। आपको जो चीज़ ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। एक इसका मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। एक डुप्लीकेट लेते हैं, यहाँ पे सेट हमारे पास 3 होगा। इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, 3 प्रेस करते हैं, बाहर आएंगे, नंबर 3 को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम जस्ट ड्रैग करके इसके ऊपर, तो यहाँ नंबर 3 हो गया। आगे की 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे मैंने अब चेंज कर दिए। अब मेरे पास एक बेनिफिट क्या है, अगर मेरा सीनियर, मेरा क्लाइंट कोई भी अगर मुझे कहता है कि मुझे इस स्टेप में अगर कोई चेंजेस करने हैं, तो मुझे सिर्फ इसके अंदर जाके जो मैंने एक आर्ट की कंपोजिशन बनाई थी वो सबके अंदर है। अगर आप चेक करेंगे सबके अंदर आएगी, बस हमने डिजिट चेंज कर रखे हैं।
ठीक है। तो अगर मैं आर्ट वाली कंपोजिशन के अंदर जाके अगर मेरा सीनियर मेरे को कहता है कि ये स्टेप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रखी है, मुझे इसको कम करना है, तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, आर्ट में जाते हैं, मुझे इसको एडिट करना है, बाकी सारे अपने आप एडिट हो जाएंगे। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने इसका साइज़ छोटा कर दिया। अब हम अगर अपनी मास्टर में जाके चेक करेंगे तो सबके साइज़ अपने आप छोटे हो गए। कई बार ऐसा हो जाता है वो कुछ ज़्यादा चेंज बता देते हैं, उस वजह से हमारी सारी कंपोजिशन हिल जाती हैं। वहाँ भी हमारे पास सिर्फ हमें इतना करना होता है कि ये जो हमने अलग से रखी थी इनको दोबारा मुझे यहाँ पर एक बार सेट करना है। लेकिन वहाँ पर फिर भी मेरे पास बेनिफिट है कि मेरे को सबको जाके एनिमेट नहीं करना फिर से। प्री कॉम्प ऐसे काम करती है, आप कोई भी इलस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं, आप कोई भी एनिमेशन में टेस्टिंग कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं कुछ भी बनाने का, तो सबसे पहले आप उसको एक बार कैप्चर करके देखिए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप क्लोन बना सकते हो, ताकि आप एक ही बनाएं बाकी रिपीट हो जाए। तो क्लोनिंग का फंडा था ये। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम रिमैपिंग। टाइम रिमैप हमारा इस हिसाब से काम करता है, यहाँ पर मैं एक वीडियो ले आया हूँ लोगो एनिमेशन का। अब ये 10 सेकंड का है। अगर मैं Ctrl+Alt+T दबाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 की मिल जाएंगे मुझे, और यहाँ पर मेरे पास एक टाइम रिमैप का ऑप्शन आ जाता है। इसको बड़ा ध्यान से करना होता है, लेकिन ये कई बार शॉर्टकट में काम आ जाता है। जैसे कि ये एनिमेशन 10 सेकंड का था और मेरे को रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 सेकंड की है, तो मैं जस्ट 5 पे जाके इस की को अगर मैं स्ट्रेच करके यहाँ पर ले आऊँगा तो ये जितना एनिमेशन 10 सेकंड में हो रहा था उतना एनिमेशन अब 5 सेकंड में हो जाएगा, यानी कि ये वीडियो फास्ट हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट कैसे होगा, अगर 5 सेकंड का है तो मैं इसको स्ट्रेच करके 10 सेकंड का कर सकता हूँ। तो कई बार हम स्लो मोशन भी देखते हैं, तो वो ऐसे भी हो सकते हैं कि एक वीडियो चल रहा है, बीच में किसी एक पॉइंट पे जाके हमने वो जो फ्रेम थे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच कर दिए, जिस वजह से वो स्लो मोशन बन गया। टाइम रिमैप ऐसे काम आता है, लेकिन इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर की ज़्यादा लग गए तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि की बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हौच पौच हो जाता है। और यहाँ पर आप मार्कर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं मार्कर लगा दूँ तो यहाँ पर मैं जस्ट एंड लिख सकता हूँ, ताकि ये मेरे को याद रहेगा कि यहाँ पर मेरा की था एंड, और उसके बाद जितने भी की लगते रहेंगे तो मेरे को इशू नहीं रहेगा। तो आज के इस वीडियो में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं मैंने आपको सारे बता दिए, जो आपके काम की स्पीड बढ़ाएंगे, जो आपके काम को नीट एंड क्लीन रखेंगे, जो एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान होती है। आपको इसकी आदत बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियस है, सबको लगता है, लेकिन आप इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये बेस होते हैं, ये फंडामेंटल्स होते हैं। कुछ साल एनिमेशन कर लेंगे, उसके बाद जब आपकी स्पीड जब बढ़ेगी तो किसी और आर्टिस्ट से आपकी स्पीड बढ़ने के रीज़न यही होंगे कि ये आप सारे फंडामेंटल्स को अप्लाई करते चल रहे हो। आपकी और उसकी फाइल में, आपकी और उसकी स्पीड में सिर्फ यही फ़र्क होगा कि वो अपनी फाइल को नीट एंड क्लीन नहीं रख रहा, ना ये फंडामेंटल्स अप्लाई कर रहा है, और आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हो। आप फंडामेंटल भी अप्लाई कर रहे हो और आप फाइल और प्रोजेक्ट को नीट एंड क्लीन रख रहे हो। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान पे रखिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। टिल देन, बाय बाय।